क्या हुआ? अरे मेरा नया रेडमी फोन, पता नहीं कब ही लॉकडाउन उठेगा और मैं उससे ऑर्डर कर पाऊंगी। अरे तो उसे अपने नियरेस्ट मी स्टोर से लो ना। मी स्टोर से? लेकिन अभी स्टोर पे जाना सेफ है? अरे बिल्कुल सेफ है, क्योंकि मी स्टोर खुद तुम्हारे पास आएगा। जस्ट लॉग ऑन टू local.me.com। कोई भी रेडमी या मी प्रोडक्ट अपने नियरेस्ट मी स्टोर से बुक करो और सेम डे सेफ, हाइजीनिक और कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी पाओ। इट्स दैट सिंपल विद मी कॉमर्स। टैप द बैनर टू नो मोर। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। नमस्कार, आदाब। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज तारीख है 31 मई, यानी कि वो दिन जिसे पूरी दुनिया में नो टोबैको डे के तौर पर मनाया जाता है। तो अगर आप स्मोकिंग की आदत को छोड़ने का मन बना रहे हैं तो आज की तारीख बड़ी मुफीद है। तो इसी मुफीद मौके के साथ शुरू करते हैं आज तक रेडियो का डेली न्यूज एनालिसिस पॉडकास्ट दिन भर, और जानते हैं कि क्या है आज के दिन भर में खास। तो सबसे पहले जानेंगे कि क्या कहते हैं जीडीपी के नए आंकड़े, कोविड का असर कैसा रहा अर्थव्यवस्था पर। फिर करेंगे बात मोदी और ममता सरकार के बीच मचे सियासी घमासान की। आखिर क्यों एक नाम को लेकर दोनों हलकों में मची है खलबली, बताएंगे आपको। और इसके बाद लेंगे इजराइल का हाल। क्या दोनों विपक्षी पार्टियों के एक हो जाने से मौजूदा सरकार की विदाई तय हो गई है? फिर आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने किस कोरोना नोटिफिकेशन पर पहले लिखा सेक्स वर्कर और बाद में कहा सलून वर्कर। और फिर अंत में बात करेंगे कि आखिर संक्रमण के मामलों में कमी आने के बावजूद कोविड से होने वाली मौतों का आंकड़ा कम क्यों नहीं हो रहा, क्या है इसकी वजह। जानेंगे ये सब, लेकिन उससे पहले सुनते हैं हेडलाइंस खुशबू से। केंद्र और ममता सरकार के घमासान के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय ने सर्विस छोड़ दी है। वे सेवा विस्तार नहीं लेंगे। अब अलापन बंदोपाध्याय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सलाहकार होंगे। हरिकृष्ण द्विवेदी को सूबे का नया मुख्य सचिव बनाया गया है। न्यूज एजेंसी ANI ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनेल एंड ट्रेनिंग को रिपोर्ट करने में विफल रहने के लिए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अलापन बंदोपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। एक्ट्रेस जूही चावला ने देश में 5G टेस्टिंग को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी है। जस्टिस श्री हरिशंकर की अगुवाई में मामले की सुनवाई हुई और अब इसे अगली बेंच को ट्रांसफर कर दिया है। जूही की याचिका पर आगे सुनवाई 2 जून को की जाएगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के पत्रकारों को लेकर बड़ा ऐलान किया है। कोरोना संक्रमित पत्रकारों के इलाज पर हुए खर्च की छत्तीसगढ़ सरकार प्रतिपूर्ति करेगी। साथ ही मौत की स्थिति में पत्रकार के परिजनों को सरकार ने 5 लाख रुपए का आर्थिक सहयोग देने का ऐलान किया है। कोविड प्रबंधन के मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई, जिसमें वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर कोर्ट ने केंद्र सरकार को हलफनामा मांगा है। इसके लिए केंद्र सरकार को 2 हफ्ते का समय दिया गया है। दिल्ली में चल रहे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के निर्माण पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाने से आज इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने याचिका लगाने वाले शख्स पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आंध्र प्रदेश में 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। प्रदेश में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ढील मिलेगी। वहीं बिहार में भी 8 जून तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया। व्यापार के लिए छूट रहेगी। कोविड महामारी को देखते हुए आज SBI ने गैर होम ब्रांच से कैश निकालने की सीमा बढ़ा दी है। अब विड्रॉल फॉर्म के जरिए एक दिन में अब 25,000 रुपये निकाला जा सकता है, जबकि पहले ये सीमा सिर्फ 5,000 रुपये थी। और केंद्र सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 के लिए GDP का आंकड़ा पेश कर दिया है। GDP ग्रोथ -7.3 रही है, जबकि चौथी तिमाही जनवरी मार्च में GDP ग्रोथ रेट 1.6% दर्ज की गई। इस लिहाज से देखा जाए तो पिछले 40 साल में सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 1979 से 1980 में ये -5.2% दर्ज की गई थी। पिछले तमाम दिनों से हम ये बात करते आ रहे थे कि कोरोना की दूसरी लहर का इकोनॉमी पर क्या असर पड़ रहा है, और आज मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने GDP के आंकड़े जारी करके ये साफ कर दिया है कि इकोनॉमी की स्थिति क्या है। जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक जनवरी से मार्च के बीच GDP ग्रोथ रेट 1.6% रही, जबकि पूरे वित्त वर्ष यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2020-2021 में GDP ग्रोथ रेट -7.3% रही, जो पिछले साल यानी कि 2019 से 2020 में 4% थी। तो सोचिए 4% से -7.3% पर। और उधर इस वित्त वर्ष में यानी फिस्कल डेफिसिट
यानी जो सरकार को जो घाटा होता है वो जीडीपी का 9.3% के बराबर रहा है। अब जो जीडीपी के ये आंकड़े आए हैं ये हमारे इकोनॉमी की क्या स्थिति बता रहे हैं और आगे इकोनॉमी को लेकर क्या ये आंकड़े कोई संकेत देते हैं, जानने के लिए मैंने बात की इंडिया टुडे हिंदी के एडिटर अंशुमान तिवारी से। हाँ, ये आंकड़े जो हमारे पास आखिरी तिमाही के और पूरे साल के आए हैं। यदि हमें तिमाही के आधार पर देखें तो हमें वो डिमांड या वो जो पेंटअप डिमांड का असर दिखता है। हालांकि इन आंकड़ों में काफी सारा संशोधन संभव है। अंदर जब आप आंकड़ों को डिटेल में पढ़ो तो उसमें कई सारे गैप दिखाई देते हैं जो शायद संशोधित आंकड़ों में रिवाइज किए जाएंगे। लेकिन हमने जितनी तेज गिरावट पिछले साल लॉकडाउन के शुरुआती दो तिमाहियों में देखी थी, उसके बाद थोड़ी बहुत मांग बाजार में आना शुरू हुई थी, जो मांग इसमें रिफ्लेक्ट हो रही है। हालांकि बहुत सारे आंकड़े ऐसे हैं जो इसमें शामिल नहीं है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें खासतौर पर असंगठित क्षेत्र का आंकड़ा शामिल नहीं है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का करीब 90% है। इसलिए इन आंकड़ों पर को उतना ही पिंच ऑफ साल्ट के साथ लिया जाना चाहिए जितना हम बाकी सरकारी आंकड़ों को लेते हैं। लेकिन 2 तिमाहियों की जो बढ़ोतरी में जो पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई दी है उसका नतीजा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को सरकार ने दावा किया है कि वो इस साल -7.3% की निगेटिव ग्रोथ के साथ बंद होगी। तो मंदी मौजूद है यहाँ। अब आप इन आंकड़ों की जंजाल से बाहर निकलकर कुछ मोटी चीजें समझने की कोशिश करें तो हमें आसानी से समझ में आएगा कि मंदी है यहाँ। पूरा साल -7.3% से गया। भारत के ताजा दशकों के इतिहास में एक निगेटिव ग्रोथ का पूरा साल कभी नहीं गया, पहली चीज है। दूसरी चीज है कि जब मंदी का दौर होता है तो आंकड़ों को हमें हमेशा एब्सोल्यूट टर्म में या वास्तविक उत्पादन की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि ग्रोथ हमें हमेशा कंफ्यूज करती है, उसमें बेस इफेक्ट आते हैं। और इसे ऐसे समझना जरूरी है कि 2019-20 में जब हम मंदी में घुस रहे थे या कोविड आ रहा था, तब भारतीय अर्थव्यवस्था साल भर में जितना उत्पादन करती थी उसकी कुल कीमत 145 लाख करोड़ रुपए थी। 145 लाख करोड़ रुपए का उत्पादन था। इस साल वो घटकर सरकार के इस आंकड़े के हिसाब से करीब 138 लाख करोड़ रुपए के आसपास, 137 लाख करोड़ के आसपास आ गया। यानी 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास का उत्पादन सरकार के इस आंकड़े के हिसाब से खत्म हो गया है, उसका नुकसान हो गया है। उस 10 लाख करोड़ ने कितनी नौकरियां ली हैं, कितनी दुकानें बंद की हैं, कितना बिजनेस इम्पैक्ट किया है, ये हमें पता है। और इस 10 लाख करोड़ में संगठित क्षेत्र की नौकरियों का नुकसान और बाकी चीजों उत्पादन का नुकसान शामिल नहीं है। अब इसके बाद आगे का आपका सफर शुरू होता है, क्योंकि दूसरी वेव कोविड की हमारे सामने है। पहली तिमाही में आज कोर सेक्टर का आंकड़ा आया जो बहुत खराब है। मंथली आधार पर 15% की गिरावट है भारत की बुनियादी उद्योगों के उत्पादन में, जिसमें कच्चा तेल, कोयला और रिफाइनरी प्रोडक्ट, सीमेंट, स्टील शामिल है। और दूसरी चीज ये है कि लॉकडाउन चल रहे हैं राज्यों में, जिससे पहली ही तिमाही में करीब 1 लाख करोड़ रुपए से 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास के नुकसान का आकलन बार्कलेज और बाकी कंपनियां, बाकी एजेंसियां कर रही हैं। तो ये तिमाही तो कोविड की दूसरी वेव ले गई है। अगली तिमाही में क्या होता है और फिर उसके बाद तीसरी लहर के समय क्या होता है, ये हमें पता नहीं है। और इसलिए अगला साल जबरदस्त अनिश्चितता का साल है। पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा अनिश्चितता अर्थव्यवस्था में रहने वाली है। अंशुमन जी, आज और कौन से ऐसे महत्वपूर्ण आंकड़े जारी हुए हैं जिन पर हमें नजर डालने की जरूरत है? इसमें जीडीपी के आंकड़ों में 2 आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण हैं जिन्हें समझना जरूरी है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज से। पहली चीज तो कि भारतीय अर्थव्यवस्था सरकार के खर्च पर या कर्ज पर नहीं चलती। भारतीय अर्थव्यवस्था में आम लोगों की खपत की या प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, अगर हम आर्थिक शब्दावली का प्रयोग करें, इसे माने कि जो हम खाने, कपड़े, मनोरंजन पर, बाकी चीजों पर खर्च करते हैं, वही हमारी अर्थव्यवस्था की जान है। और उस खर्च में, आम लोगों के खर्च में करीब 9 लाख करोड़ रुपए की कमी आई के हिसाब से 2019 के मुकाबले 2020-21 में 83.21 लाख करोड़ रुपए का खर्च 2019-20 में हुआ था। और 2021 का जो अभी हमारे पास प्रोविजनल एस्टिमेट है उस हिसाब से 75.60 लाख करोड़ रुपए का खर्च हुआ। यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपए कम खर्च किए लोगों ने इस साल मंदी और लॉकडाउन के दौरान। अब इसे आप रोजगार में कमी, तनख्वाहों में कटौती, बहुत सारी चीजों से जोड़ सकते हैं। हमें यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि 2019-20 कोई बहुत अच्छा साल नहीं था। पिछले 4 साल की न्यूनतम विकास दर 2019-20 में रही थी। तो लोगों का खर्च में कमी आई है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। उद्योग का जो निवेश है वो घटा है, उसकी हिस्सेदारी जीडीपी में कम हुई है, काफी कम हुई है। मतलब जो करीब 47 लाख करोड़ रुपए के आसपास का निवेश होता था उद्योगों से, 42 लाख करोड़ रुपए रह गया।
सरकार का खर्च थोड़ा बढ़ा है, पर उसमें बहुत ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी इन आंकड़ों में दिखाई नहीं देती है। ये 3 मोटे आंकड़े हैं जिनको हम करीब से समझ सकते हैं। केवल एग्रीकल्चर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें पूरे साल के दौरान पॉजिटिव ग्रोथ दिखाई देती है 3.6% की, पर वो भी पिछले साल की ग्रोथ से अच्छी नहीं है। पिछले साल 19-20 के तुलना में कृषि क्षेत्र में 4.3% की ग्रोथ रेट थी, तो उस हिसाब से भारत में एग्रीकल्चर में इस साल विकास दर गिरी है। बाकी सारे सेक्टर माइनस में, रेड में है। साइक्लोन यास का असर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन बंगाल की राजनीति में तूफान जारी है और इस नए तूफान का एपिसेंटर है एक नाम, और वो नाम है अल्पन बंदोपाध्याय। आज शाम ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के तबादले के निर्देश पर केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि अल्पन बंदोपाध्याय ने रिटायरमेंट लेने का फैसला किया है और वो उनके मुख्य सलाहकार होंगे। केंद्र सरकार के कार्मिक मंत्रालय ने शुक्रवार को बंगाल के चीफ सेक्रेटरी, जो कि अब तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अल्पन बंदोपाध्याय, उन्हें 3 महीने का एक्सटेंशन दिया गया था और उनको दिल्ली तलब किया गया था। उन्हें सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली बुलाया गया था, लेकिन वो तो नहीं पहुंचे और उनके बदले पहुंची ममता बनर्जी की एक चिट्ठी, जिसमें लिखा गया था कि ऐसे मुश्किल वक्त में पश्चिम बंगाल की सरकार अपने मुख्य सचिव को कार्य मुक्त नहीं कर सकती। माना यह जा रहा है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग बंदोपाध्याय के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी द्वारा बुलाई गई बैठक में ममता बनर्जी के देर से पहुंचने वाला मामला काफी उसने बहुत तूल पकड़ा था, और अब चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय के मामले में भी रस्साकशी जारी है। तो कौन है ये अल्पन बंदोपाध्याय और क्यों इनको लेकर केंद्र और बंगाल सरकार आपस में भिड़ी पड़ी है? जानने के लिए हमने बात की बंगाल की सियासत पर नजदीकी नजर रखने वाले आज तक रेडियो रिपोर्टर अनुपम मिश्र से। देखिए, अल्पन बंदोपाध्याय इस वक्त मुख्य सचिव के तौर पर कार्यरत हैं पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव हैं, IAS ऑफिसर हैं, और ये इन्होंने जब अपने करियर की शुरुआत की थी तो ये पत्रकार हुआ करते थे, लेकिन उस वक्त इन्होंने परीक्षा दी, एग्जाम पास किया IAS का और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आ गए, और तब से कई जगहों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रह चुके हैं पश्चिम बंगाल में। CPM के जमाने में भी, जब बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार हुआ करती थी, तब भी काफी करीबी माना जाता था इनको, और इनकी सबसे बड़ी खासियत है ये बोलते बहुत अच्छा है, सुमधुर वक्ता हैं ये। काफी बंगला जो भाषा है उस पर इनकी कमांड काफी अच्छी है, और अंग्रेजी पर काफी कमांड अच्छी है, भाषा पर कमांड है, और जो भी बोलते हैं, लिखते हैं, ड्राफ्टिंग लेटर वगैरह जो भी हो वो काफी अच्छे से करते हैं। तो कार्य प्रणाली पर इनकी जो कार्य प्रणाली है वो काफी लोग इनसे मुग्ध हुए हैं। आप सोच ही सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में जहाँ लेफ्ट की धुर विरोधी रही ममता, वो लेफ्ट के जमाने में जो खास थे बुद्धदेव भट्टाचार्य को, उनको मुख्य सचिव बनाया, तो काबिलियत रही है, तभी इनको मुख्य सचिव का दर्जा दिया गया, बनाया गया। तो इनकी खासियत यही है। अनुपम, अब तो बंदोपाध्याय जी के इस्तीफे की बात भी हो गई है। क्या ये इस्तीफा साफ तौर पर इस बात की तरफ इशारा करता है कि इस पूरे गतिरोध में कोई भी पेंच नहीं था, बल्कि ये लड़ाई ममता बनाम मोदी की थी, जिसमें दोनों सरकारों के अहम आपस में टकरा रहे थे? आप इसे कैसे देखते हैं? जी देखिए, हमें तो लग रहा है ये गेहूं के साथ घुन पिस रहा है, क्योंकि जिस तरीके से ये तकरार शुरू हुई है, दरअसल अल्पन बंदोपाध्याय का आज जो है आखिरी दिन था सर्विस का, लेकिन उनको एक्सटेंशन दिया गया 3 महीने का, और एक्सटेंशन की चिट्ठी केंद्र सरकार ने ही दी। राज्य सरकार की ओर से एक्सटेंशन की चिट्ठी मांगी गई थी, केंद्र सरकार ने एक्सटेंशन की चिट्ठी दे दी, अनुमति दे दी। इसके बाद अचानक से दूसरी चिट्ठी देकर उनको दिल्ली बुलाना, और ये वो भी खास तौर पर जिस दिन ये कलाई कुंडा वाली बैठक हुई है उसके तुरंत बाद इस तरह का फैसला, तो ये पूरी तरह से सियासी लग रहा है। और 2 राजनीतिक पार्टियों, खास तौर पर ममता बनर्जी और मोदी के बीच में जो टसल चल रही है या तलखी शुरू हुई है, और उसी का ये नतीजा है। ये मुझे नहीं लगता कि, या एक्सपर्ट से भी हमने बात की है तो उनको भी नहीं लगता कि ये तकनीकी कोई समस्या है, ये सियासी समस्या है, अहम का टकराव है, नाक का सवाल है, और इसी पर पूरा का पूरा बवाल है। शुक्रिया अनुपम। और अब बात करेंगे इजराइल की। इजराइल में पिछले 2 सालों से लगातार राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है और इन 2 सालों में 4 बार चुनाव हो चुके हैं। 71 साल के नेतन्याहू
इजराइल में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता हैं और इजराइल की सियासत में एक पूरे दौर में उनका दबदबा रहा है। लेकिन रिश्वतखोरी और धांधली के आरोपों का सामना कर रहे नेतन्याहू की पार्टी मार्च में हुए आम चुनाव में बहुमत नहीं जुटा पाई और चुनाव के बाद भी वो सहयोगियों का समर्थन नहीं हासिल कर सके। इन सब मुश्किलों से नेतन्याहू का सामना हो ही रहा था कि अब एक और मुश्किल बढ़ गई, और वो संकट ये है कि इजराइल के राष्ट्रवादी नेता नफ्ताली बेनेट, उन्होंने ऐलान किया है कि वो एक संभावित गठबंधन सरकार का हिस्सा बनेंगे जिससे देश में पीएम नेतन्याहू की सत्ता खत्म हो सकती है। नेतन्याहू की सरकार का समर्थन करने वाले एक नेता याइर लैपिड अब विपक्षी पार्टियों के साथ मिलकर गठबंधन करने की कोशिश कर रहे हैं। नफ्ताली बेनेट और विपक्षी नेता याइर लैपिड के बीच अभी अंतिम दौर की चर्चा चल रही है। अगर इन दोनों नेताओं के बीच समझौता हो जाता है तो बेंजामिन नेतन्याहू को इजराइल के प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा और उनका विरोध करने वाले सांसदों का गठबंधन बनाने की समय सीमा बुधवार को खत्म हो रही है। ऐसे में इजराइल पीएम पद के लिए बातचीत तेज हो गई है। अब सवाल यह है कि नेतन्याहू के खिलाफ ये गठबंधन कितना कारगर होगा, जबकि दोनों विरोधी नेताओं यानी नफ्ताली बेनेट और यासिर लापिड की फिलिस्तीन को लेकर विचारधाराएं अलग अलग हैं। क्या फिलिस्तीन के मसले पर असहमत होने के बावजूद दोनों पार्टियों के लिए मौजूदा पीएम के खिलाफ एक हो पाना मुमकिन होगा? जानने के लिए हमने बात की फॉरेन अफेयर्स के जानकार, खास करके मिडिल ईस्ट की खबरों पर अच्छी समझ रखने वाले फ्लाइंग ब्लाइंड के राइटर मोहम्मद ज़ीशान से। जी बिल्कुल। तो इसमें तो फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इम्प्लीकेशंस और कॉम्प्लिकेशंस है। एक यही है कि कोलिजन पार्टनर्स के बीच में अब कॉम्प्रोमाइज हुआ है कि फर्स्ट हाफ टर्म में एक प्रधानमंत्री होगा बेनेट और दूसरा हाफ टर्म में दूसरा प्रधानमंत्री होगा। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि इजराइल की राष्ट्रपति इस कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट को मानेगा या नहीं, क्योंकि इसका कोई प्रेसिडेंट नहीं है इजरायली इतिहास में। ये फर्स्ट टाइम होगा ऐसा एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट। तो क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये भी देखना पड़ेगा। लेकिन इसके बाद भी जैसे आपने कहा था कि इन लोगों के बीच में विचारधारा अलग अलग है। शायद अगर ये कोलिजन गवर्नमेंट बनेगा तो शायद ये लोगों का फोकस होगा इकोनॉमी पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कुछ ऐसा कॉमन ग्राउंड पर जिसमें दोनों नेताओं के बीच में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, थोड़ा कॉमन ग्राउंड मिल सकता है। शायद पैलेस्टीनियन प्रॉब्लम पर ये लोग उतना फोकस नहीं करेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी होगा, लेकिन देखना पड़ेगा कि क्या होगा। ज़ीशान, क्या ये कहना सही होगा कि इजराइल फिलिस्तीन के बीच हुई हिंसा ने मौजूदा सरकार के लिए मुश्किलें पैदा की, वो अमन कायम रखने में नाकामयाब रहे और यही उनके लिए परेशानी का सबब बना? नहीं, मेरे हिसाब से तो ऑपोजिट हो गया है, क्योंकि अगर आप देखें तो ये चुनाव हुआ था मार्च में और मार्च से ही ये प्रॉब्लम इजरायली पॉलिटिक्स में ये प्रॉब्लम आता जा रहा है। लेकिन ये जो नेतन्याहू के ऑपोजिशन राइवल्स जो है, इन लोगों ने जब पैलेस्टीन के साथ जंग हो रहा था तो इन लोगों ने कुछ नहीं किया था। और जब सीज फायर हुआ तो सीज फायर के बाद ही डायलॉग हुआ, कॉम्प्रोमाइज हुआ। और मेरे हिसाब से तो सीज फायर के रिजल्ट ही और सीज फायर के कारण ही ये कॉम्प्रोमाइज हो पाया है। अगर जैसे इजराइल और पैलेस्टीन के बीच में अगर अभी भी जंग जारी रहा था तो शायद नेतन्याहू की ही पॉपुलैरिटी बढ़ाया जाएगा शायद, और शायद नेतन्याहू को पॉलिटिकल बेनिफिट हो जाएगा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सीज फायर हो गया है। शुक्रिया ज़ीशान। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच वैक्सीनेशन का काम जारी है। फिलहाल सभी लोगों को एक साथ वैक्सीन तो नहीं लगाया जा सकता, इसलिए सरकारें प्रायोरिटी वाइज वैक्सीन का काम कर रही हैं। सबसे पहले उन लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है जो हाई रिस्क कैटेगरी में हैं। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने भी एक आदेश जारी किया। इस आदेश में सेक्स वर्करों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखते हुए वैक्सीनेशन के लिए ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन के निर्देश दिए गए थे। इस आदेश के सबसे आखिर में सेक्स वर्कर लिखा था।
जिसके बाद चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। वहीं इस फैसले के बाद विपक्ष ने भी ट्वीट करते हुए सरकार पर निशाना साधा और इसकी भनक लगते ही विभाग ने माना कि ये एक टाइपिंग मिस्टेक थी जिसमें सैलून वर्कर्स की जगह सेक्स वर्कर लिख गया था। और उसके बाद संशोधित आदेश निकाला गया जिसमें सेक्स वर्कर्स की जगह हेयर सैलून वर्कर्स लिखा गया था। तो सरकार ने यह कदम क्यों उठाया और क्या है इसके पीछे की वजह, पूछा मैंने आज तक के रेडियो रिपोर्टर रवीश पाल सिंह से। सरकार का एक पक्ष ये है कि संक्रमण ना फैले, इसके लिए कम से कम एक दूसरी व्यवस्था करनी होगी कि वैक्सीनेशन को बढ़ावा दिया जाए। और इसीलिए वो लोग जो कि सबसे ज्यादा लोगों के संपर्क में आते हैं, एक ऐसा हाई रिस्क समूह जो होता है जो सबसे ज्यादा लोगों से मिलता जुलता है, वो एक से कई ज्यादा लोगों से संक्रमण फैला सकता है, उनको 100% ऑन स्पॉट यानी ऑन साइट रजिस्ट्रेशन के साथ वैक्सीन लगवाने का ये आदेश था। ये आदेश जब कल निकला तो इसमें बाकी सभी चीजें जो थी वो बिल्कुल ठीक थी। इसमें कई सारे जो हाई रिस्क कैटेगरी के लोग हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि सिलेंडर सप्लाई करने वाले हैं, उचित मूल्य की दुकान के विक्रेता हैं, पेट्रोल पंप का जो स्टाफ होता है, घर में अगर किसी के कोई मेड आती है यानी काम करने वाली बाई होती है, किराना दुकान के जो व्यापारी होते हैं, सब्जी मंडी क्योंकि 1 जून से खुल जाएगी तो सब्जी मंडी के जो गल्ला व्यापारी होते हैं, सब्जी बेचने वाले होते हैं, या फिर हाथ ठेले वाले जो कॉलोनियों में जाते हैं सब्जी बेचने के लिए, उनका इस हाई रिस्क कैटेगरी में नाम रखा गया है। सुरक्षा गार्ड जो होते हैं, भले ही वो बैंक में हो, कॉलोनियों में हो या किसी अन्य दुकान में हो, प्रतिष्ठान में हो, इनका सबका नाम था इस आदेश में हाई रिस्क कैटेगरी के तहत। लेकिन इसी में सबसे आखिरी में सेक्स वर्कर का नाम शामिल कर लिया गया था और इसी पे विवाद खड़ा हो गया। दरअसल मध्य प्रदेश में सेक्स वर्कर जो है वो गैर कानूनी माने जाते हैं और इसीलिए जब आदेश में, सरकारी आदेश में, कोरोना के इस काल में जब इनका नाम आया तो इसका सरकार की जमकर फजीहत हुई। प्रमुख विपक्षी पार्टी है जो कांग्रेस, उसने बहुत ही गंभीर आरोप लगाते हुए ट्वीट किया और सरकार पर बड़ा हमला किया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चरित्र पर सवाल खड़े कर दिए थे। और इसीलिए इसके बाद एक संशोधित आदेश निकाला गया। संशोधित आदेश में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से बाकायदा सेक्स वर्कर की जगह हेयर सैलून वर्कर लिखा गया। सरकार का तर्क ये है कि ये एक टाइपिंग मिस्टेक थी और इसीलिए बाद में एक संशोधित आदेश मध्य प्रदेश शासन की तरफ से निकाला गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी क्योंकि पहला आदेश जिसमें निकाला गया था, जिसमें सेक्स वर्कर लिखा हुआ था, वो बुरी तरीके से वायरल हो गया और उसके बाद सरकार की जमकर फजीहत हुई। शुक्रिया रवीश। लेकिन इस पूरे मामले में एक सवाल ये भी है कि आखिर भारत में सेक्स वर्कर्स को लेकर क्या कानून है? क्या ये पूरी तरह से लीगल है या ये नियम राज्यवार लागू होता है? हमने इस सवाल के लिए बात की दिल्ली में वकालत करने वाली वकील तृप्ति टंडन से। मेन जो कानून है वो इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 या जिसको ITPA भी बोलते हैं वो है। इसके अलावा इंडियन पीनल कोड की भी कुछ धाराएं हैं जो सेक्स वर्क से जुड़ी एक्टिविटीज या अगर किसी को ट्रैफिकिंग से लाया जाता है उस पर लागू होती है। लेकिन मेन ITPA है जिसमें सेक्स वर्क यानी कि पैसा या कोई भी रिम्यूनरेशन इन काइंड वो कर लेके किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन रखना वो अपने में जुर्म नहीं है, लेकिन ये एक्टिविटी किस जगह होती है उस पे डिपेंड करता है कि वो गैर कानूनी बनती है या नहीं। दूसरा पॉइंट है कि जो सेक्स वर्क कर रहे हैं वो अडल्ट होने चाहिए और उनकी कंसेंट होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो अडल्ट नहीं है और उनकी कंसेंट नहीं है तो वो सीधे तौर पे रेप होगा किसी के साथ। तो जो पहला पॉइंट मैंने बताया कि प्लीज कहाँ पे ये सेक्सुअल सर्विसेज करी जाती हैं उस पे भी कानून अलग अलग बात रखता है। पहले के सेक्शन 7 है ITPA एक्ट की, जिसमें कि अगर ये एक्टिविटी किसी भी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, हॉस्टल, प्लेस ऑफ वर्शिप के 200 मीटर के अंतर्गत होती है, देन इट इज इलीगल। तो इसका यही है कि कुछ प्लेसेस में इस तरह की आप सेक्स वर्क एक्टिविटी नहीं कर सकते, वो उसमें कानून की रोक है। इसके अलावा अपने आप को एडवर्टाइज या सोलिसिट करना दैट आई
आई एम अवेलेबल टू हैव सेक्स फॉर मनी, उस तरह का इशारा से या कोई भी बॉडीली जेस्चर्स से, खिड़की में खड़े होके बस स्टॉप में, वो सब भी सोलिसिटिंग पे भी ये गैर कानूनी है। पर इम्पोर्टेंटली जो सेक्स वर्कर्स पैसा या जो कमाई उनकी आती है वो गैर कानूनी नहीं है। तो इट इज नॉट इलीगल फॉर अ सेक्स वर्कर टू रिसीव मनी, बट इफ देयर आर पीपल हु आर डिपेंडेंट ऑन हर, जैसे कि कोई उनकी फैमिली या उनका कोई पार्टनर या कोई उनका मैनेजर वगैरह, थर्ड पार्टी जो है, वो गैर कानूनी हो जाते हैं। शुक्रिया तृप्ति इस जानकारी के लिए। पिछले 24 घंटे में भारत में कोविड के लगभग 3 लाख केस दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि अब कोविड की दूसरी लहर धीमी पड़ गई है। रिकवरी रेट भी 90% से ऊपर चला गया है। साथ ही आर वैल्यू भी अब 1 से नीचे आ गई है। कल से मध्य प्रदेश और दिल्ली में भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होगी। मतलब इन सभी मामलों को देखते हुए समझा जा सकता है कि कोरोना से अब लोगों को राहत मिलती दिख रही है। लेकिन तभी हमारी नज़र मौत के आंकड़ों पर पड़ती है तो ये फिर से हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। पिछले 24 घंटे में देश में कोविड से मरने वालों की संख्या लगभग 3,500 रही। आप इसे CFR यानी कि केस फर्टिलिटी रेट की मदद से समझ सकते हैं, जो अप्रैल के महीने में 0.7% था और मई के महीने में 1.31% पर पहुंच गया। तो केस फर्टिलिटी रेट को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं, पूछा मैंने इंडिया टुडे के एडिटर पीयूष अग्रवाल से। देखिए, अगर हम केस फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो पॉजिटिव केसेस आते हैं, जो डेथ्स होती हैं, इसमें 14 दिन का अंतर रहता है। तो इसीलिए जो डेथ होंगी वो 14 दिन के बाद थोड़ा कम होनी शुरू होंगी। अगर हम देखें तो 16 मई के आसपास 3 लाख से कम केसेस आने शुरू हुए थे। तो अगर हम ये देखें तो अगले 15 दिनों में, यानी जून के पहले हफ्ते से हम देख सकते हैं, देख पाएंगे अगर सब कुछ इंशाल्लाह ठीक रहा, कि डेथ के आंकड़े भी कम होने लगेंगे। और जहां तक अगर हम केस फर्टिलिटी रेट की बात करते हैं तो मई के महीने में ये बहुत ही ज्यादा हाई था। ये अगर हम बात करें तो ये 1.31% था, जो कि हमने 29 दिन के डेटा के हिसाब से जोड़ा है। वहीं भारत का केस फर्टिलिटी रेट जो था वो 1.17% रहा है अब तक का। अच्छा पीयूष, अगर हम मई के शुरुआती 15 दिनों की बात करें तो CFR 1.06% था और आखिरी के 15 दिनों में ये बढ़कर 1.73% चला गया। तो अब जब मामले कम आ रहे हैं तो मरने वालों की संख्या में इजाफा क्यों हो रहा है? अगर आप देखें तो मई के 15 दिनों में, यानी 1 मई से 15 मई तक जो टोटल केसेस आए थे वो कुल 55 लाख के आसपास थे। और अगर हम अगले 15 दिनों की बात करें, मतलब 16 मई से 29 मई तक, तो वो घटकर 32 लाख के आसपास हो गए थे। यानी केसेस में तकरीबन 42% का गिरावट देखी गई है एज कम्पेयर टू पहले 15 दिनों में। वहीं जो डेथ के एब्सोल्यूट रिपोर्ट करी गई है नंबर्स, उनमें इतनी खासी गिरावट नहीं आई है। इसका भी अगर हम देखा जाए तो मोटा मोटा 2 ही कारण हम बता सकते हैं। एक कारण तो इसका यही है कि क्योंकि 14 दिन का वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, तो पहली वेव में भी अगर हम डेटा स्टडी करेंगे तो सेम चीजें ही हमें नजर आएंगी कि डेथ के नंबर 14 दिन बाद ही बढ़ने शुरू होते हैं और 14 दिन बाद ही घटने, तकरीबन 14 दिन ही लग जाते हैं घटने में। दूसरी चीज, एक और चीज होती है, कई बार तो स्टेट्स होते हैं, जैसे बड़े स्टेट्स होते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया या उत्तर प्रदेश हो गया, कोई भी बड़े बड़े स्टेट्स होते हैं, कई बार वो डेथ के आंकड़ों को रिपोर्ट करने में, कई बार कंपाइलेशन में थोड़ी देरी हो जाती है। तो इसलिए भी डेथ के नंबर थोड़े दिनों बाद ही रिपोर्ट करे जाते हैं। इसलिए हम देखेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में अगर सब कुछ ठीक रहा, जैसे कि अगर हम देख रहे हैं कि डेली केसेस कम हो रहे हैं, तो डेथ के नंबर्स भी कम होने शुरू हो जाएंगे। शुक्रिया पीयूष। तो अब वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन चलने से पहले आपको बताते हैं
कि हमारे एक लिसनर आलोक वाजपेयी जी ने पद्मश्री पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा पर बनाया गया हमारा नामी गिरामी का एक एपिसोड, उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने YouTube पर कमेंट करके इस नामी गिरामी के प्रेजेंटर और प्रोड्यूसर अमन गुप्ता समेत पूरी टीम का शुक्रिया अदा किया है। आलोक जी ने हमारा प्रोग्राम बहुत ध्यान से सुना और प्रतिक्रिया दी, उसके लिए उनका धन्यवाद। और क्योंकि आज सोमवार है तो आज भी नामी गिरामी का एक एपिसोड आया है। इस बार का एपिसोड है परमवीर चक्र कैप्टन मनोज पांडे को लेकर। आप जानते ही हैं कि कारगिल युद्ध के दौरान उन्होंने किस बहादुरी से खालोबार पोस्ट से दुश्मनों को खदेड़ डाला था और वहीं वो शहीद हुए थे। तो उसे सुनने के लिए आप हमारा वेब पेज विजिट कर सकते हैं, जहां आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद नामी गिरामी सेक्शन में यह एपिसोड मिल जाएगा। हमारे वेब पेज का पता है aajtak.in/podcast। और अगर आपको हमसे कुछ कहना हो, कोई सलाह हो, शिकायत हो, सराहना हो, सुझाव हो, तो हमें ईमेल कीजिए radio@aajtak.com पर। आपका आज तक रेडियो ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मौजूद है, वहां पर भी हमें सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही शानदार कंटेंट आपको आगे भी मिलता रहे। इस पॉडकास्ट की साउंड मिक्सिंग की है कपिल देव सिंह ने और मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। मुझे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।